गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज के मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 5। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं हर रोज़ आपके लिए लाजवाब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट लेके आऊँगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मैं डेली बेसिस में आपको क्लास देता रहूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंड्यूस सक्सीड इन हाइपोफाइसेशन इन द ईयर। हाइपोफाइसेशन मतलब क्या है? जो इंड्यूस ब्रीडिंग है उसको ही हम लोग हाइपोफाइसेशन कहते हैं। तो इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या होता है, हम लोग हार्मोन इंजेक्ट करते हैं मछली के अंदर, जिससे वो सारे जितने भी स्पर्म या जितने भी एग्स है वो जल्दी रिलीज कर देता है एक पर्टिकुलर जगह पर। ओके, तो ठीक है। तो ये कब शुरू होता है इंडिया के अंदर? ये शुरू हुआ था 1957 में। ओके, ठीक है। एंड ये जो हाइपोफाइसेशन है एक किस कंट्री में पहले शुरू होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राज़ील। तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच ऑफ सॉइल कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव। मैंने आपको पहले 2 क्लास में भी बताया था कि सॉइल के पीएच हमेशा थोड़ा एसिडिक से एसिडिक से शुरू करके न्यूट्रल या एल्कलाइन में होना चाहिए। एंड वाटर का पीएच हमेशा न्यूट्रल से ऊपर एल्कलाइन ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्यूब रूट पाउडर कॉन्टेन। देखिए जैसे डेयरी फ्रूट पाउडर है, जैसे आपका महुआ ऑयल केक है, ऐसे ही क्यूब रूट पाउडर भी है। इसके अंदर ड्रेटोनिन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डेयरी फ्रूट पाउडर के अंदर भी ड्रेटोनिन पाया जाता है। एंड हम महुआ ऑयल केक के अंदर कौन सा पोर्शन पाया जाता है? इसको हम लोग कहते हैं सपोनिन। तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो क्यूब रूट पाउडर के अंदर कितना % ड्रेटोनिन होता है? तो इसका आंसर होगा 9%। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ कार्प स्पॉन इन अर्दन नर्सरीज। ओके, जो अर्दन नर्सरीज है उसके अंदर हम लोग कार्प स्पॉन कितना स्टॉक कर सकते हैं? तो इसका आंसर सीधा सा होगा आपका 3 to 5 मिलियन पर हेक्टेयर। अभी देखिए 1 मिलियन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 10 lakhs इजिकल टू 1 मिलियन। ओके, तो आपको ठीक से पता होना चाहिए सब कुछ। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 to 50 lakhs पर हेक्टेयर हम लोग कार्प स्पॉन ऐड कर सकते हैं। ओके, मतलब स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दिस आर डकवीट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा। डकवीट्स क्या है? डकवीट्स एक टाइप के फ्लोटिंग वीड्स है जो पानी के ऊपर रहता है। बट फ्लोटिंग वीड्स एंड डकवीट्स एंड जो फ्लोटिंग फार्न होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फार्न क्या होता है? फार्न होता है सेम फ्लोटिंग वीड्स ही होता है, बट फार्न के अंदर कभी भी फ्लावर नहीं आता है। ओके, बट डकवीट्स के अंदर फ्लावर आएगा, यही डिफरेंस है। तो आप जैसे कि देख सकते हो एक एक करके आप पहले एलिमिनेट करो कि देखिए लेमना एक फ्लोटिंग वीड्स है, ठीक है। पिस्टिया भी एक फ्लोटिंग वीड्स है, अजोला भी एक फ्लोटिंग वीड्स है, वोल्फिया भी एक फ्लोटिंग वीड्स है, साल्विनिया भी एक फ्लोटिंग वीड्स है, स्पाइरोडेला भी एक फ्लोटिंग वीड्स है। तो बाकी रहेगा आइपोमिया एक मार्जिनल वीड है। तो आइपोमिया हमें हो गया कैंसिल। अभी आपको हमेशा याद रखना है अजोला एंड साल्विनिया ये फर्न होता है, एक्वोटिक फर्न, मतलब इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो फर्न है मतलब ये डकवीट्स के अंदर भी नहीं आएगा। तो बाकी रहा क्या, आपका लेमना हो गया, आपका पिस्टिया हो गया, आपका वोल्फिया हो गया एंड आपका स्पाइरोडेला हो गया। तो ये 4 हो गया आपका डकवीट्स। तो आंसर क्या होगा 4 डकवीट्स इसके अंदर है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आ गया तो ये भी पढ़ लेते हैं। प्रोटीन कंटेंट इन अजोला फ्लोटिंग वीड्स है। अजोला को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसको कहा जाता है मस्किटो फर्न। ओके, एंड अजोला के अंदर कितना % प्रोटीन होता है ये अभी आपको समझना पड़ेगा। तो अजोला के अंदर टोटल 15 to 17% प्रोटीन होता है। ओके, एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज अजोला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड। ओके, ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। ओके, तो चलिए ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है अपना अजोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ फिंगरलिंग्स इज डन आफ्टर रेयरिंग पीरियड। हार्वेस्टिंग ऑफ फिंगरलिंग इज डन आफ्टर रेयरिंग पीरियड, मतलब हम लोग जब फिंगरलिंग मतलब करते हैं ना, फिंगरलिंग को हम लोग कितना दिन तक रेयरिंग पॉन्ड पर हम लोग उसको रखते हैं कि उसके बाद हम लोग उसको स्टॉकिंग पॉन्ड पर ऐड करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 2 से 3 मंथ। ओके, 2 से 3 मंथ हम लोग मछली को फिंगरलिंग स्टेज तक उसको रखते हैं। उसके बाद हम लोग उसको स्टॉकिंग या अलग पॉन्ड पर हम लोग उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री रैंक्स 1 विथ मैक्सिमम फ्रेश वाटर सोर्सेज। अभी देखिए फ्रेश वाटर, अगर किसी ने कहा फ्रेश वाटर इनलैंड फ्रेश वाटर प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा इंडिया। बट यह मैं आपको प्रोडक्शन नहीं कहा है, बस फ्रेश वाटर सोर्सेज कहा है। इसके अंदर नदी लेक्स कुछ भी आ सकता है। तो इस मामले में बाजी मार जाता है अपना ब्राज़ील। ओके, एंड ब्राज़ील से और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ब्राज़ील में ही सबसे पहले हाइपोफाइसेशन टेक्निक शुरू हुआ था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर रेयरिंग ड्यूरेशन ऑफ मागुर। देखिए मागुर को क्या किया जाता है, नॉट ओनली मागुर, इवन जो सिंगी मत्स्य होते हैं उन लोगों को भी इंडोर मतलब घर के अंदर हम लोग उसको हैच आउट करते हैं, उन लोगों को इंड्यूस ब्रीडिंग देते हैं, उसके घर के अंदर ही उसको हम लोग हैच आउट करते हैं। उसको 10 से 12 दिन तक हम लोग उसको जो अंदर के जो लाइफ फूड है हम लोग उनको देते हैं। जैसे इसके लाइफ फूड के अंदर जैसे अपना मोइना आ सकता है, रोटीवर्स आ सकता है, अपना आर्टेमिया आ सकता है जिसको हम लोग ब्राइन स्ट्रीम सोल्यूशन भी कहते हैं। ये सब खाना हम लोग उनको देते हैं। उसके बाद 10 से 12 दिन बाद जाकर हम लोग उसको बाहर किसी टैंक पर जाकर स्टोर करते हैं। ओके, तो इसका आंसर सीधा सा क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 12 से 14 दिन। ओके, 12 से 14 दिन हम लोग उसको बाद जाके हम लोग उस मछली को इंडोर से आउटडोर पर लेके आते हैं। ठीक है, 12 से 14 दिन हम उसको घर के अंदर ही रखते हैं। घर नहीं बोलूँगा, मतलब ऊपर में कोई टीन या किसी भी चीज़ से छा दो जिससे कि धूप इतना ना लगे उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रीडिंग एंड कल्चर टेक्निक ऑफ मागुर वाज डन बाय। मागुर का जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड कल्चर किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? ओके, उसका आंसर होगा आपका सीफा। ओके, तो सीफा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था अपना 1987 को। एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये हो गया एक। सेकेंड, अभी आपने आंसर तो सीफा हो गया, बट चारों के चारों आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये सीफी। ये शुरू हुआ था आपका 1961 में। एंड इसका है अपना हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, MH। नेक्स्ट आ गया आपका CIFRI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, नहीं सॉरी, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जैसे CIFRI ऐसे ही हमारा CMFRI, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो सिफरी ये कहाँ पर है? ये है आपका बैरकपुर पर, वेस्ट बंगाल। एंड ये शुरू हुआ था आपका 1947 में। ठीक है, एंड CMFRI भी 1947 में शुरू होता है। ये कहाँ पर है? ये उसका हेडक्वार्टर्स है आपका कोची, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका NBFGR। तो NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है आपका 1983 पर। देखिए ये सब जो डेट है ये आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कुछ भी आ सकता है डेट से शुरू करके। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर कौन सा स्टेट पर है, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ, UP। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांगासियस सूची एंटर्ड इनटू इंडिया थ्रू। देखिए इसका एक आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। पांगासियस थाईलैंड से आया है। ओके, पांगासियस जो सीड है वो थाईलैंड से आया है, बट थ्रू बांग्लादेश होके इंडिया में आया है। ओके, बांग्लादेश से एंटर करके इंडिया में आया है। मेनली पांगासियस क्या बोलूँगा मैं, थाईलैंड से आया है, बट वो बांग्लादेश से थ्रू करके इंडिया में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगर डायरेक्ट बोला जाएगा कि इस कंट्री में पांगासियस मतलब शुरू हुआ था, जहाँ से बाकी कंट्री में आया है, स्पेशली इंडिया में, तो उसका आंसर होगा आपका थाईलैंड। बट किस थ्रू, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंटर्ड इंडिया थ्रू बांग्लादेश के थ्रू वो ये इंडिया में एंटर हुआ था। तो ये ऐसा आंसर आपको हमेशा याद रखना है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, प्रॉपर क्लियर रखना। अगर थ्रो बोला है तो बांग्लादेश, अगर थ्रो नहीं बोला है तो क्या होगा आपका थाईलैंड। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडर्ज। अभी एंडर्ज क्या है? एंडर्ज मीन ऐसा कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीसीज जो इन फ्यूचर विलुप्त हो जाएगा, मतलब खत्म होने का चांसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वालोगाटू। वालोगाटू को हम लोग और एक नाम से कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कैटफिश। ओके, हेलीकॉप्टर फिश भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसको जगह देखिए नेक्स्ट आंसर किया है क्लेरियस गैरीपिनिस, जिसको हम लोग थाई मागुर कहते हैं। दुनिया को कोई भी मछली एंडर्ज हो जाएगा, बट ये मछली कभी भी एंडर्ज नहीं होगा, बिकॉज ये इंडिया के अंदर बैन है। शायद आपको पता होगा या पता नहीं भी है, तब भी आपको पता चलना होना पड़ेगा, इंडिया के बैन है, क्योंकि ये किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन पर बहुत जल्दी ब्रीडिंग करते हैं, जिसके वजह से हर जगह पर सिर्फ यही मछली पाया जाता है। तो इसलिए 2000 को इसको बैन किया गया था इंडिया के अंदर। ओके, ये थाईलैंड का मछली है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ओके, स्पेराटा सिंगला ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्पेराटा सिंगला का हम लोग क्या कहते हैं? जायंट वाटर कैटफिश। ठीक है, ये हो गया स्पेराटा सिंगला जायंट वाटर कैटफिश। उसके बाद रहेगा आपका होराब्रोगास ब्रायाचोमा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं गुंटास कैटफिश। ओके, गुंतार कैटफिश, इसको हम लोग कहते हैं गुंतार कैटफिश। मुझे इसका नाम एक्चुअली याद नहीं, इसलिए मुझे देख के बोलना पड़ा। इसको हम लोग कहते हैं होराबार्गुस
ब्राइचाउसोमा, इसको हम लोग कहते हैं गुंतर कैटफिश। एंड क्लेरियस गैरीपेनियस, जिसको हम लोग कहते हैं थाई मागुर, ये तो ऑलरेडी बैन है। उसके बाद स्पेराटा सिंगला, इसको हम लोग कहते हैं जायंट, इसको हम लोग कहते हैं जायंट रिवर कैटफिश, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर विल बी द वालोगाटो। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टॉप स्कैम्पी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर स्कैम्पी होगा ना, स्कैम्पी कुछ नहीं है, बस एक नाम है। स्कैम्पी सीधा सा मतलब है मैक्रोबैचियम रोसेनबर्गी जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन को ही हम लोग स्कैम्पी कहते हैं, ठीक है। तो स्कैम्पी जब भी आप नाम सुनोगे आपको दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए, आंध्र प्रदेश। सीधा सा बोल दोगे आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद स्कैम्पी को छोड़ के और एक मछली बहुत पॉपुलर हो रहा है, सॉरी और एक प्रॉन बहुत सारा पॉपुलर हो रहा है श्रिम्प इंडिया के, उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लेग श्रिम्प। तो व्हाइट लेग श्रिम्प भी आंध्र प्रदेश ही होगा, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हो स्कैम्पी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, मैक्रोबैचियम रोसेनबर्गी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग बिहेवियर ऑफ मैक्रोबैचियम रोसेनबर्गी। आप मेरा एक चीज़ याद रखिए, वो चाहे प्रॉन हो, वो चाहे श्रिम्प हो, कोई भी हो, कोई भी स्पीसीज हो, प्रॉन या श्रिम्प के सारे के सारे ऑमनिवोरस ही होंगे। इसका पार्टिकुलर आपको मैक्रोबैचियम रोसेनबर्गी के सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ये याद रखिए कि प्रॉन हो या चाहे श्रिम्प हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो चाहे टाइगर प्रॉन हो, वो चाहे व्हाइट लेग श्रिम्प हो, या चाहे वो मैक्रोबैचियम रोसेनबर्गी जो फ्रेश वाटर प्रॉन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा ऑमनिवोरस ही होगा। ओके, तो आंसर विल बी द ऑमनिवोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिश क्लियर वाटर लार्वा rearing technique। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा, टू फेस क्लियर वाटर लार्वा rearing technique was prawn, टेक्निक ऑफ प्रॉन was, इसका भी आंसर होगा आपका सीफा। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर 1987 में शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर से आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। CMFRI मैंने बता दिया, NBFJ बता दिया, ये भी आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, व्हाइट मसल वायरस डिसीज। देखिए व्हाइट मसल वायरस डिसीज को आप WSSBV कह सकते हो। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, जिसको हम लोग व्हाइट मसल वायरस भी कहते हैं, ये एक्चुअली में कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी ये एक्चुअली में होता है प्रॉन पर। ये पार्टिकुलरली प्रॉन का ही डिजीज़ है, आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉन आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया मोस्टली इन व्हिच कंट्री। किस कंट्री में इंडिया से सबसे ज़्यादा प्रॉन भेजा जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है? इसका आंसर होगा USA, ठीक है। USA इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का क्या है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का एम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का एम है कि हम लोग मछली के साथ किसी और एक चीज़ को हम लोग एक साथ कल्चर करेंगे जिससे एक दूसरे को बेनिफिट मिले। तो एक दूसरे का कैसे बेनिफिट मिलेगा, एक दूसरे का जो वेस्ट है वो हम लोग किसी और के लिए हेल्पफुल चीज़ बन जाएगा। जैसे कि सोच लीजिए मछली एंड इधर में मछली है, इधर में आपका काऊ है, तो काऊ का जो डाउंक है वो मछली के लिए एज ए फूड, एज ए फर्टिलाइजर काम करेगा। एंड मछली की पॉन्ड के साइड में जो मार्जिनल वीड्स है जो मछली के लिए काफ़ी हानिकारक भी है, फालतू में बहुत यहाँ पर भीड़ लग जाता है, तो वो खाएगा काऊ, तो काऊ का भी पेट भर जाएगा, तो एक दूसरे को बेनिफिट मिला है। तो इससे क्या आपको समझ आता है कि कोई वेस्ट नहीं रहा, को जो भी वेस्ट है सब कुछ एक प्रॉपर अच्छा चीज़ बन जाता है, यूजफुल चीज़। तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो वेस्ट। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, सारे चीज़ को हम लोग एक यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देयर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कंटेंट इन फ्रेश आर्थवर्म। तो इसका सीधा आंसर होगा 8 to 10%। कुछ ज़्यादा समझने वाला चीज़ है ही नहीं, बस आपको याद रखना है, बात खत्म, बात का पतंगबाज नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड टू रिमूव द फर्स्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल इन केस ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। तो इसका आंसर होगा आपका कल हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी देखिए कल हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होगा, बट मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करने के लिए। आपके पास एक ट्राइंगुलर शेप, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप पॉन्ड है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे आपका जो प्रॉन्स है। अभी प्रॉन्स में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉन्स जल्दी मार्केटेबल साइज आ जाता है, बहुत सारे प्रॉन्स बहुत छोटे रह जाता है। तो हम लोगों को बैठना नहीं है कि कब छोटा वाला बड़ा हो जाए, हम लोगों को बड़ा वाला को जल्द से जल्द बेचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे सीन नेट। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग सीन नेट, बहुत सारे फार्मर्स या मैं कहूँगा जो हमारा लेबर है एक साथ काम करेंगे। सीन नेट के अंदर फ्लोटर्स भी लगा हुआ होगा जो ऊपर में उसको तैर के रखेगा, और नीचे में सिंकर्स भी लगा हुआ रहेगा जो मिट्टी के नीचे लगेगा कि नीचे से कोई प्रॉन्स निकल ना जाए। तो जब हम लोग उसको एक कोना से खींच के लास्ट कोने तक हम लोग को उसको ड्रैग करके लेके आ जाए, तो आने के बाद क्या होगा, अगर हम लोगों ने पूरा एक साथ खींच लिया तो जो नीचे वाला जो छोटा छोटा पॉन्ड है वो सबसे पहले मर जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का। कल हार्वेस्टिंग मेथड में क्या होता है,
सोच लीजिए इतना बड़ा हम लोगों ने खींच के लाया, इतना बड़ा, ओके। तो ये हमारे इतना बड़ा नेट हम लोगों ने खींच के लाया पूरा रेक्टेंगुलर पॉन्ड पर, सीन नेट। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे। बाकी का 4 पानी के अंदर ही रहेगा, बस साइड में साइड में लेबर उसको पकड़ के रखेगा। और एक पार्ट हम लोग ऊपर उठाएंगे, ऊपर वाला जितना भी बड़ा वाला प्रॉन्स है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, छोटा वाला प्रॉन छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला। इसको सिंपल हम लोग कहते हैं कार्ल हार्वेस्टिंग मेथड। कुछ समझने वाला चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 सेंटेंस दिया है, आपको मिलाना पड़ेगा कि एक दूसरे का ठीक या रीज़न या कुछ भी और उल्टा पल्टा है। फीडिंग रेट ऑफ स्पॉन इज यूजुअली मेंटेन हाई देन दैट ऑफ द फिंगरलिंग्स एंड ग्रो आउट। देखिए ये हम सबको पता है कि जब मछली जितना छोटा होगा उसको उसका बॉडी वेट के ज़्यादा खाना उसको देना पड़ता है, ये हम सबको पता है। अगर आप फिश फार्मिंग करते हो तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि छोटा जो फ्राई फिंगरलिंग साइज मछली होता है उनको हम लोग 12% खाना देना पड़ता है। एंड जो 600-700 ग्राम का मछली होता है उसको बस 5 to 6% खाना, उसका बॉडी वेट खाना देना एनफ है। अब इसका रीज़न देखिए, एक रीज़न दिया है, स्मॉलर द साइज मोर मेटाबॉलिज्म एंड हेंस मोर फूड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक बोला है, जितना छोटा मछली होगा उतना उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो उसको खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो ए भी ठीक से ही बोला है, बी इसका करेक्ट रीज़न है। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ द करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मुझे देखने दीजिए, बी इज़ करेक्ट, ओके। तो आंसर विल बी द ए, बोथ ए एंड स्टेट बी करेक्ट एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 हेक्टर फिश पॉन्ड हाउ मेनी काउज आर रिक्वायर्ड। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सोच लीजिए कितना काऊ का डंक रिक्वायर्ड है, तो 5 से 6 एनफ है। तो आंसर विल बी 1, 5 to 6 काउ इज एनफ फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग फॉर 1 हेक्टर पॉन्ड। और आई कैन से फॉर फर्टिलाइज 1 हेक्टर पॉन्ड, और आई कैन से फॉर मैन्योर 1 हेक्टर पॉन्ड हाउ मेनी काउस आर रिक्वायर्ड। तो आंसर विल बी 5 to 6 is more than enough, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ लाइम प्रिफेयर्ड फॉर अप्लाइंग द वाटर बिफोर कल्चर। तो इसका आंसर होगा आपका कैल्साइट। तो ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बस याद कर लेना है। कैल्साइट फॉर्म का जो लाइम है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है कल्चर करने के पहले पानी के अंदर, ठीक है। इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टोटल इनलैंड फिश प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका आंसर होगा आपको 1। चाइना था कुछ दिन पहले, बट चाइना को हम लोगों ने बीट कर दिया हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामाक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, गामाक्सिन को हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं हेटरेक्स यूपी, ठीक है। अभी आप बोलोगे गामाक्सिन क्या है, गामाक्सिन कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर में एक इंसेक्टिसाइड में काम आता है। हम लोग एग्रीकल्चर ना करके पॉन्ड में जो भी इंसेक्टिसाइड है उसको इंसेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग गामाक्सिन यूज़ करते हैं। कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, बस ईजी सा चीज़ है। अभी ये भी आप देख लीजिए, ट्रिपल 30 क्या है, मैंने उस दिन कहा था ट्रिपल 30 एक कॉमर्शियली यूजेबल डिटर्जेंट है जो हम लोग ऑयल इमल्सन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोज ऑफ महुआ ऑयल केक। महुआ ऑयल केक हम लोग कितना डोज में यूज़ करना चाहिए, हम लोग 2500 पर केजी हेक्टर में यूज़ करना चाहिए। 1 हेक्टर में 2500 केजी हम लोग यूज़ करेंगे महुआ ऑयल केक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर। तो इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है, जैसे कि आप आंसर ऑप्शन नंबर 3 और 4 देख सकते हो, वो एक दूसरे का सेम ही है, बस उल्टा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होने का मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। फ्रेश वाटर में कौन सा न्यूट्रिएंट लिमिटिंग होता है, वो उसका आंसर होता है आपका फॉस्फोरस, एंड मैरिन वाटर में होता है आपका नाइट्रोजन। तो पी देखिए, एफ से होता है फ्रेश, पी से भी होता है प्रेस। में बस समझने के लिए एक ट्रिक से, छोटा सा ट्रिक से, एफ से फ्रेश, पी से भी प्रेस। तो एफ जहाँ पर होगा पी वहाँ पर होगा, मतलब फ्रेश वाटर में आपका आएगा पी एंड मैरिन वाटर में आपका एन। एम के बाद क्या आता है, एन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईकर में जो NBFG जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, वो कुछ समय पहले एक नया जो पंगासियस का एक नया वैरायटी डिस्कवर किया था। उस वैरायटी का नाम क्या था, उस वैरायटी का नाम था पंगासियस आइकेरिया, ओके। तो ये पिक्चर देख सकते हो, पंगासियस आइकेरिया कुछ दिन पहले ये डिस्कवर हुआ था। इस मछली को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम हो जाएगा NBFG, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ थाई मागुर। जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था, साइंटिफिक नाम क्या है थाई मागुर का, आंसर हो जाएगा आपका क्लेरियस गैरिपिनियस, ओके। ये इंडिया के अंदर बैन है, क्यों बैन है मैं इसका रीज़न भी आपको बता चुका हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोबेचिया माल्कोमसोनी कॉमन नेम। मैक्रोबेचिया माल्कोमसोनी को हम लोग कहते हैं मूनसून रिवर प्रॉन, ओके, ठीक है, मूनसून रिवर प्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको
करवा दिया है। हाँ, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बोला था कि मैं आज से 40 क्वेश्चंस दूंगा, बट कुछ ड्यू टू सम कुछ फैमिली इशू मैं आज दे नहीं पाया, बिकॉज मुझे भी ये सब बनाना पड़ता है, परफेक्ट क्वेश्चन टाइपिंग करना पड़ता है। उसके बाद आप समझ सकते हो इतना ईजी नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। उसके बाद उसको छानना पड़ता है, पिक्चर लगाना पड़ता है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। मुझे भी मेरा कोचिंग वगैरह करना पड़ता है। तो आज के लिए मैं 30 क्वेश्चन नहीं दे पाया हूँ, बट कल से मैं पूरा 40 क्वेश्चन देने की ट्राई करूँगा। अगर बाय मिस्टेक और अगर कुछ रीज़न की वजह से 40 क्वेश्चन दे भी नहीं पाया, तब भी आप ये इतना ज़रूर याद रखिएगा कि मैं 30 क्वेश्चन तो आपको डेली दूंगा, इतना बेसिस में 40 क्वेश्चन भी देता रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही है। आज की क्लास मैंने आपको आज जैसे कि आपने देखा, आज के क्लास के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको अभी लिंक दे दूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वहाँ पे आप जब भी आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम के अंदर, आप ऑलरेडी आपको PDF तब तक अवेलेबल हो जाएगा उसके अंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।